दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल एक वीडियो लेके आया था मैं बिल्डिंग स्टोन्स का, बिल्डिंग मटेरियल के एक टॉपिक लेके आया था, बिल्डिंग स्टोन्स या रॉक्स आप कह सकते हैं। उसमें 60 के अराउंड क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ ब्रिक्स की, तो इसमें भी करीब 40 से 45 के अराउंड इसमें क्वेश्चन होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम ब्रिक्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर देखते हैं कल फिर मैं हो सकता है एक वीडियो और ब्रिक्स की या स्टोन्स की लेके आऊँ, आगे देखेंगे। आज के लिए मैं लेके आया हूँ ब्रिक्स। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ इज, ठीक है, द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ 20 to 30%, 30 to 40%, 50 to 60%, 70 to 80%, ठीक है। अब यहाँ पे सिलिका सैंड की बात कर रहा है तो ये कितना होता है आपको पता है, 50 to 60%। सिलिका कितना होता है आपका, सबसे ज़्यादा होता है 50 to 60%। मेन क्वांटिटी इसका यही होता है ब्रिक अर्थ का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, सिलिका इज द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ एंड जनरली अबाउट 50 to 60%। इट हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेसिव श्रिंकेज एंड वॉर्पिंग, ठीक है। ये मेन मेजर कॉन्स्टेंट होता है इसका, और ये किस में हेल्प करता है, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वॉर्पिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ। अब यहाँ पे क्ले की बात कर रहा है। पहला जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सैंड होता है, सिलिका होता है 50 to 60%। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिना। तो एल्यूमिना कितना होगा आपका 20 to 30%, ठीक है। बी इसका करेक्ट हो जाएगा 20 to 30%। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, गुड ब्रिक अर्थ जनरली कंटेन्स अबाउट 20 to 30% एल्यूमिना। एल्यूमिना गिव्स प्लास्टिसिटी टू क्ले, ठीक है, प्लास्टिसिटी टू क्ले एंड हेल्प इट रिटेन शेप ड्यूरिंग मोल्डिंग, ठीक है। मोल्डिंग के दौरान उसको शेप में बनाए रखने के लिए काम करता है क्या, एल्यूमिना। तो इसका परसेंटेज कितना होगा 20 to 30%, ठीक है। विच सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑपरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ए बी सी डी दे रखे हैं, इसमें हम फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट वाले में डिगिंग दे रखा है, सेकंड वाले में अनसोलिंग दे रखा है पहले नंबर पे, थर्ड वाले में वेदरिंग दे रखा है, फोर्थ वाले में ब्लेंडिंग दे रखा है। अब हम सबसे पहले हम इन चारों में क्या है, अलग अलग है, तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा हो जाएगा होगा पहला। तो इसमें देखेंगे डिगिंग होगा नहीं, अनसोलिंग, वेदरिंग या ब्लेंडिंग। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, अनसोलिंग आता है। क्या आता है, अनसोलिंग। अनसोलिंग का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पे हम जो सॉइल हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर की एक लेयर है उसको हटा देते हैं, उसको बोलते हैं अनसोलिंग। तो सबसे पहले काम हमारा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अनसोलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एफ्लोरेसेंस इज इन ब्रिक्स इज मेनली कॉज्ड बाय, ठीक है। एफ्लोरेसेंस की बात कर रहा है ये। अब तुमने देखा होगा कि जब ब्रिक वर्क होता है, ब्रिक वर्क पे कभी वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, वाइट और ग्रे पैचेस पड़ जाते हैं, उसको एफ्लोरेसेंस बोला जाता है। वो किसके कारण होता है, एल्कलाइज एंड सॉल्युबल साल्ट्स, आयरन ऑक्साइड, सिलिका या ऑर्गेनिक मैटर। तो जो एफ्लोरेसेंस होता है, वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, ग्रे पैचेस पड़ जाते हैं, वो किसके कारण होता है आपका, एल्कलाइज एंड सॉल्युबल साल्ट के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दे भी रखा है, सॉल्युबल साल्ट स्पेशली एल्कलाइज डिजॉल्व इन मॉइस्चर एंड माइग्रेट टू द सरफेस आफ्टर इवेपोरेशन, दे क्रिस्टलाइज एंड फॉर्म व्हाइट और ग्रे डिपॉजिट कॉल्ड एफ्लोरेसेंस, ठीक है। व्हाइट और ग्रे डिपॉजिट बन जाता है उसको कहा जाता है, ठीक है। A frog in a brick is defined as a depression on the top face of the brick, a groove on the bottom face, a brick cut diagonally, a brick used at a wall corner, ठीक है। तो जो फ्रॉग आपको मेरे ख्याल से पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अ डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक, ठीक है। आप ब्रिक देखे होगी, ये ब्रिक है, सपोज दैट इसके टॉप फेस में क्या होता है, एक ऐसा ये बना होता है, ठीक है, थोड़ा डिप्रेशन होता है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको फ्रॉग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इसको फ्रॉग बोला जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है आपका, बॉन्ड बनाए रखना, ठीक है। दो कोर्स के बीच में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, दो ईंट के बीच में बॉन्ड बनाता है, वहाँ पे मोटार आपका आसानी से फिक्स हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है, अ फ्रॉग इज अ डिप्रेशन प्रोवाइड ऑन टॉप फेस ऑफ द ब्रिक, इट हैव द प्रोवाइड की फॉर मोटार इम्प्रूव द बॉन्डिंग इन मैसोनरी, ठीक है। बॉन्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए करने में यूजफुल होता है, ठीक है, इसलिए ये फ्रॉग बनाना पड़ता है। अ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्सन इन कोल्ड वाटर बाय मोर देन, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी उसको अगर हम 24 घंटे तक पानी में रखेंगे तो कितने से ज़्यादा, अपने वेट के कितने % से ज़्यादा पानी
एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 20%। ठीक है, एज कॉमनली स्पेसिफाइड फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर 24 आवर्स शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द ड्राई वेट। ठीक है, 20% ऑफ द ड्राई वेट। द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स इज जनरली अनवेदर्ड क्ले, वेदर्ड क्ले, सिल्टेड क्ले या ब्लैक कॉटन क्ले। ठीक है, ध्यान देना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, इसमें अनवेदर्ड नहीं वेदर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेदर्ड क्ले जो आपकी सबसे अच्छी होती है। वेदर्ड एक्सपोज टू डग क्ले, weathering expose the dug clay to atmospheric action and help it become more suitable for molding। ठीक है, properly weathered clay gives better workability। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है उसका क्यों यूज करते हैं, properly weathered clay gives workability। ओके, excess silica in brick earth makes द ब्रिक। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कि एक्सेस में अगर हो जाए या लैक हो जाए, कम हो जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे एक्सेस सिलिका की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वेरी हैवी, ब्रिटल एंड वीक, हाई डक्टाइल या मोर प्लास्टिक। तो अगर एक्सेस सिलिका हो जाता है, सैंड इसमें ज़्यादा हो जाती है ईट के अंदर, तो वो ब्रिटल एंड वीक हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सेस सिलिका रिड्यूस कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स, द रिजल्टिंग ब्रिक्स बिकम ब्रिटल एंड वीक। ठीक है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, सिलिका ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रिटल एंड वीक वो हो जाएगी ईंट। द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ। ठीक है, द मेन फंक्शन इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, इंक्रीज कलर, प्रिवेंट एफ्लोरेसेंस या इंक्रीज डेंसिटी। तो जो एल्यूमिना का मेन फंक्शन होता है क्या होता है, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 20 to 30% ही होता है इसका परसेंटेज। प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट्स विच कलर ऑफ ब्रिक्स। अब यहाँ पे मैग्नीशिया की बात कर रहा है, मैग्नीशिया कौन सा कलर इम्पार्ट करता है ब्रिक को, रेड, येलो, ब्लू या वाइट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, येलो। येलो टिंट आपने देखा होगा ब्रिक्स पे पड़े रहते हैं, वो किसके कारण होता है, मैग्नीशिया के कारण। जो रेड होता है आपका आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लिखा है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया अबाउट 1 to 3% में इम्पार्ट येलो टिंट टू द ब्रिक्स। ठीक है, येलो टिंट टू द ब्रिक्स। द स्टैंडर्ड एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स एज पर IS 1077 इज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एक्चुअल साइज क्या होगा, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ध्यान देना, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड एक्चुअल साइज होता है मॉड्यूलर ब्रिक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर में है सारे, 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर। द नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। अब यहाँ पे मॉड्यूलर ब्रिक की बात कर रहा है, द नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। अभी आफ्टर मोटार यूज़ करने के बाद उसका साइज क्या हो जाता है, इसमें क्या करेंगे हम एक एक जोड़ देंगे जो नॉमिनल साइज था उसका। तो 20 × 10 × 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी हो जाएगा, 20 × 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी। ठीक है, अगर 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी तो उसमें कितनी ईंटें लगती है, 300, 400, 500 या 1000। तो इसका मेरे ख्याल से पता होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 500 ब्रिक्स। ठीक है, विच इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स। कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए कौन सा कोड यूज होता है इंडिया के अंदर, IS 1077, IS 3495, IS 456, IS 800। ठीक है, तो इनमें से कौन सा यूज होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, IS 1077 किसके लिए यूज होता है, कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, सॉरी क्ले बोल रहा हूँ मैं, क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए यूज होता है 1077। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक ऑफ क्लास 3.5। ठीक है, क्लास 3.5 ब्रिक की बात कर रहा है तो उसकी मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, कितनी होगी, 3.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर या
0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, द क्लास डेजिग्नेशन 3.5 correspond to a मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कॉमन बंड clay bricks are classified primarily on the basis of common burnt clay bricks are classified primarily on the basis of size, water absorption, average compressive strength या color। ठीक है, तो इसको प्राइमरली हम क्लासिफाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट फॉर द बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स इज कवर्ड अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो होता है ब्रिक का, वो किस कोड के अंदर आता है, IS 3495, 2180, IS 456 या 800। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 3495। वेटिफाइड टाइल्स एंड सेरेमिक टाइल्स आर टेस्टेड अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पे वेटिफाइड टाइल्स एंड सेरेमिक टाइल्स का जो टेस्ट होता है लेबोरेटरी में, जो टेस्ट किया जाता है वो किस कोड के अकॉर्डिंग किया जाता है, IS 15622 2006, IS 1077 1992, IS 456 2000, ये तो होगा नहीं, IS 1237 1959। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए IS 15622 2006 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए, वेटिफाइड टाइल्स एंड सेरेमिक टाइल्स के टेस्टिंग के लिए। इन सैंड मोल्डिंग द टॉप फ्लास्क इज नॉन एज। अब सैंड मोल्डिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, जो टॉप फ्लास्क है उसको क्या कहते हैं, कोप, ड्रैग, फिलेट या चीक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोप बोलेंगे उसको। ठीक है, जो उसका टॉप फ्लास्क है उसको क्या बोलेंगे, कोप। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन फाउंड्री मोल्डिंग द अपर हाफ इज कॉल्ड द कोप एंड द लोअर हाफ इज कॉल्ड ड्रैग। लोअर हाफ को क्या बोलेंगे, ड्रैग। When a rectangular brick has one corner diagonally cut off, it is called। ठीक है, when a rectangular brick has one corner diagonally cut off, it called a queen closure, beveled closure, king closure या half bed। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, beveled closure बोलेंगे। यहाँ से हाफ और ये ऐसे कटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, beveled closure। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। The position of a brick cut to form an angle other than right angle is plane is called। ठीक है, राइट एंगल के अदर हम अगर काटते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर या स्क्वेंट क्लोजर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्क्वेंट क्लोजर। स्क्वेंट क्लोजर बोलेंगे उसको। ठीक है, ये कैसे होता है मैं बता, यहाँ से हाफ लेना है आपको, ये वाला जो पोर्शन होगा इसे क्या बोलेंगे, स्क्वेंट क्लोजर। ये वाला पोर्शन जो कटेगा, ठीक है, यहाँ से हाफ, यहाँ से फुल लेना है, विड्थ में फुल लेना है। अब मैंने इससे पहले बेवल्ड क्लोजर बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका विड्थ में हाफ लेना है और लेंथ में पूरा, ये ऐसे कटेगा। ठीक है, तो ये बेवल्ड हो गया, ये स्क्वेंट क्लोजर हो गया। A defect caused when the rainwater falls on the hot bricks and deform its shape is called। ठीक है, डिफेक्ट की बात कर रहे हैं जब रेन वाटर फॉल्स होती है किस पे, हॉट ब्रिक्स पे। ब्रिक्स जो होती है अगर वो आपकी किलन से या क्लैम्प से निकल के आई हैं और उसमें बारिश का पानी गिर गया तो उसमें कौन सा डिफेक्ट आ जाता है जिसका उसका शेप खराब हो जाता है, ब्लोटिंग, चफ, लैमिनेशन या नोड्यूल। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी चफ, CHUFF, चफ हो जाएगा इसका आंसर। चफ इज एसोसिएटेड विद डिफॉर्मेशन ऑफ अ हॉट ब्रिक व्हेन रेन वाटर सडनली फॉल्स ऑन इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चफ। व्हेन अ ब्रिक इज कट लेंथवाइज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स द रिजल्टिंग ब्रिक इज कॉल्ड। अब यहाँ पे इक्वल पार्ट्स की बात कर रहे हो, मेटेड क्लोजर, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर या कॉर्निस ब्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्वीन क्लोजर। ठीक है,
क्वीन क्लोजर मतलब ये वाला पोर्शन सीधे ऐसे काट देना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप? क्वीन क्लोजर बोलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी 24 पे चलते हैं। बिफोर ब्रिक मैसनरी वर्क, एक मिनट दोस्तों, मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बताया था, क्लोजर वाला कहाँ गया? हाँ, मैंने ब्रिक कट लेंथ बाय इन 2 पार्ट, ये नहीं, ये वाला थोड़ा मैंने, एक मिनट है, यहाँ पे थोड़ा मैंने इसमें थोड़ा शेप थोड़ा गड़बड़ बताई थी। मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो बेवर्ड क्लोजर होगा आपका वो कैसे कैसे होगा। बेवर्ड क्लोजर होगा आपका, यहाँ से हाफ लेना और ये वाला पोर्शन कटेगा, ये बेवर्ड होगा। और जो आपका ये और यहाँ से और ये वाला आएगा, इसको क्या बोलेंगे आप? मैटेड क्लोजर बोला जाता है इसको, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मैटेड क्लोजर बोला जाता है। थोड़ा मेरे से कंफ्यूज हो गया था मैं, इसको फिर बताने की कोशिश करूँगा मैं एक शॉर्ट वीडियो में ढंग से सारे। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये सारे बता रखे हैं आपको, कौन कौन से होते हैं, जैसे क्वीन क्लोजर हो गया, किन क्लोजर हो गया, बैट हो गया, मैटेड क्लोजर हो गया, ठीक है। ये सारे मैंने वैसे बता रखे हैं पहले भी। उसमें अगर पूरे उसमें नहीं होंगे तो मैं दोबारा इसका शॉर्ट बनाऊंगा, दोबारा बताऊंगा आपको। आगे देखते हैं, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बता दिया था ना मैंने, क्वीन क्लोजर। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वीन क्लोजर। बिफोर ब्रिक मैसनरी वर्क, ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर मेनली, ठीक है। अब हम कभी भी ईंट का काम करते हैं, ब्रिक मैसनरी चलती है तो क्या करते हैं, ईंट को भिगा करके यूज़ करते हैं। क्यों? टू इंक्रीज देयर वेट, टू रिमूव और पोर्स सो दैट दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सीमेंट मोटार, टू इंक्रीज देयर कलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट बन जाता है, सो दैट दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सीमेंट मोटार। जो हम मोटार उसको बॉन्डिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें से वो पानी ना सोख ले, इसलिए हम पहले ही क्या कर देते हैं, उसको सोख करके यूज़ करते हैं। अगर उसको ऐसे नहीं करेंगे तो मोटार से पानी ले लेगा और फिर मोटार की स्ट्रेंथ कैसे गेन हो पाएगी, ठीक है, विदाउट वाटर हाइड्रेशन कैसे हो पाएगा। चलिए, इन ब्रिक मैसनरी द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार शुड जनरली, अब स्ट्रेंथ ऑफ मोटार की बात कर रहा है, ऑलवेज बी मच ग्रेटर देन ब्रिक स्ट्रेंथ, मैच द ब्रिक स्ट्रेंथ सुटेबली, ऑलवेज बी जीरो, बी इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिक स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मैच द ब्रिक स्ट्रेंथ सुटेबली। मैच द ब्रिक स्ट्रेंथ सुटेबली, दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर। द ट्रेडिशनल ब्रिक कॉमनली हैज डायमेंशन क्लोज टू, अब ट्रेडिशनल ब्रिक की बात कर रहा है, डायमेंशन क्लोज टू कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, 9 इंटू 4.5 इंटू 3 इंचेस, 9 इंटू 4.5 इंटू 3 इंचेस, ठीक है। इंच में यहाँ पे दे रखा है ये 9 इंटू 4.5 इंटू 3 इंच, इसको आप कन्वर्ट कर लेना। द थिकनेस ऑफ वन ब्रिक ट्रेडिशनल ब्रिक वॉल इज अप्रॉक्सीमेटली, अब यहाँ पे ट्रेडिशनल ब्रिक की बात कर रहा है और 1 ब्रिक की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 9 इंचेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक सिंगल ब्रिक, ये वाली जो ब्रिक होगी इसकी अगर वॉल बनाएंगे तो कितने आएगी? 9 इंचेस में आएगा, 9 इंच हो जाएगा, ठीक है। ईंट को अगर ऐसे रख के यूज़ करेंगे हम, तो ऐसे रख के, ठीक है। ये एक ब्रिक होती है और हाफ ब्रिक कैसे होती है, ये हाफ ब्रिक की होती है, मतलब ऐसे में रखेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे में रखेंगे तो ये हाफ ब्रिक हो जाती है। चलिए, एफ्लोरेसेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये मैंने पहले बताया था, वाइट एंड ग्रे पाउडर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक सरफेस, स्वेलिंग ड्यू टू कार्बोनेस मैटर, अ डायगोनल कट इन अ ब्रिक, अ क्रैक्ड कॉज्ड ओनली बाय फ्रीजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए, वाइट और ग्रे पाउडर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक सरफेस। इफ एफ्लोरेसेंस कवर मोर देन 10% बट लेस देन 50%, ठीक है। अब देखना यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, मोर देन 10% एंड लेस देन 50% ऑफ द एक्सपोज ब्रिक एरिया एंड डज नॉट पाउडर ऑफ फ्लैक द सरफेस,
इट इज़ क्लासिफाइड एज, अब इसको क्लासिफिकेशन एफ्लोरेसेंस का जो कवर सरफेस होता है, जो ईंट पे कितना एरिया उसने कवर किया है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं। स्लाइट है, मॉडरेट है, हैवी है, सीरियस। बीच में पॉज हो गया था ये गलती से, तो इसमें मैं बता रहा था क्या हो जाएगा, इसमें 10 to 50% के लिए क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मॉडरेट कंडीशन में आएगा ये, ठीक है। 10 to 50% तक मॉडरेट आएगा ये, 50 से ज़्यादा ही हैवी आ जाता है। Which ingredients in brick earth is mainly responsible for रेड कलर ऑफ द ब्रिक्स, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, लाइम या एल्यूमिना। तो रेड कलर के कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। विच प्रोसेस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक टू मेक द क्ले होमोजेनियस एंड प्लास्टिक, ठीक है। विच प्रोसेस इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स टू मेक द क्ले होमोजेनियस एंड प्लास्टिक, के लिए कौन सा यूज करते हैं, टेम्परिंग, वेट्रिफिकेशन, एफ्लोरेसेंस एंड ग्लेजिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, टेम्परिंग, ठीक है, टेम्परिंग करेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ ब्रिक इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द हॉफमैन किलन बर्निंग प्रोसेस। हॉफमैन किलन होता है, एक टाइप का किलन होता है जिसमें कितने चैम्बर होते हैं, एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, जो हॉफमैन किलन होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, इसमें 12 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो किसके लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, ठीक है, बर्न्ड क्ले ब्रिक्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है, हॉफमैन किलन, हॉफमैन किलन। अकॉर्डिंग टू द कॉमन ब्रिक अर्थ कंपोजिशन, फेरिक ऑक्साइड इज अप्रोक्सीमेटली, फेरिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, 0 to 1, 3 to 8, 20 to 30, 50 to 60। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 to 8%, 3 to 8%। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 3 to 8% हो जाएगा, कहीं कहीं पे ये 2.5 to 8 भी होता है लिखा हुआ, तो ऑप्शन देख करके हमें करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सेस लाइम इन ब्रिक अर्थ मे कॉज, अब लाइम एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रिक टू बिकम perfectly stable, disintegration and loss of the shape due to the unsoundness, increase in plasticity only, complete prevention of efflorescence, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, disintegration and loss of shape due to unsoundness, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगर लाइम एक्सेस होता है तो। द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ, अगर एल्यूमिना एक्सेस होगा, सिलिका हो गया, लाइम हो गया, और कौन सा था वो, चलो देखते हैं, यही देखते हैं, एल्यूमिना। एल्यूमिना अगर एक्सेस होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक बिकम ब्रिटल एंड मे क्रैक एंड वॉर्प ऑन ड्राइंग पे, ठीक है। सूखने पे क्या हो जाएगा, ये क्रैक हो जाएगा या वार्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ब्रिक बिकम्स ब्रिटल एंड मे क्रैक ऑब्लिक वार्प ऑन ड्राइंग, ठीक है। सूखने पे क्या हो जाएगा, क्रैकिंग उसमें आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ, नेचर ऑफ मोल्डिंग अडोप्टेड, बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस, या ऑल ऑफ दीज। द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ, नेचर ऑफ मोल्डिंग अडोप्टेड, बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के कारण क्या हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस होती है इनसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक रिगार्डिंग साउंडनेस, दे शुड प्रोड्यूस अ क्लियर रिंगलिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, दे शुड प्रोड्यूस ए डल थर्ड, दे शुड क्रम्बल ऑन इम्पैक्ट, दे शुड कंप्लीटली सॉफ्ट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब हम ईंट साउंड की बात करते हैं वो कैसे साउंड आना चाहिए, मेटेलिक साउंड आता है, ठीक है, क्लियर रिंगिंग मेटेलिक साउंड आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अ गुड ब्रिक अर्थ शुड बी सफिशिएंटली हार्ड सो दैट अ फिंगर नेल कैन मेक अ डीप मार्क, अ फिंगर नेल डज नॉट मेक अ विजिबल इम्प्रेशन, इट कैन नॉट बी इट कैन बी कट बाई हैंड, इट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो सी और डी तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, फिंगर नेल डज नॉट मेक अ विजिबल इंप्रेशन। अगर उस पर स्क्रैच करते हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी आपको, वहाँ पे करके दिखाया था मैंने, तो उसको भी देख लेना आप। फिंगर नेल से हम उसको स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पे विजुअल मार्क नहीं पड़ना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द मोल्डर ब्रिक्स व्हेन मोटार जॉइंट्स आर कंसीडर्ड। तो मोटार जॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो
करेक्ट साइज कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्चुअल साइज 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉमिनल साइज जो हम यूज़ करेंगे उसके बाद मोटार के साथ वो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मैंने पहले बताया था। Which statement about efflorescence is correct? It is caused by soluble salts moving to the surface with moisture. It is caused only by excess silica. It is type of brick mold. It increases the compressive strength of brick. ठीक है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, increases compressive strength। तो ऑप्शन नंबर ए इसका साफ साफ दिख रहा है, इट इज़ कॉज्ड बाय soluble salts मूविंग टू द सरफेस विद द मॉइस्चर। आपने देखा होगा पैचेस पड़ जाते हैं, मैंने बताया था पहले भी, वाइट पैचेस इसको बोलते हैं, और जो कि आपका एल्कलाइज के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 40 क्वेश्चन थे, मैंने 2 पार्ट में ये बन गई है, गलती से बीच में ब्रेक हो गई थी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। कम्युनिटी में डेली क्वेश्चन डालता हूँ, वो क्वेश्चन आप ज़रूर देखना। आगे आपको नई वीडियो ब्रिक की या स्टोन की मैं लाऊंगा या सीमेंट की, किसी की भी लाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।